Hello everyone, welcome to online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल मतलब होता है भौतिक और केमिकल मतलब होता है रासायनिक। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चेंजेस मतलब परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो देखो, एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंज इन योर सराउंडिंग्स. These change may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represent a change. तो आप देखते हो कि दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारे हमें चेंजेस परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तन में एक या फिर एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। जैसे आपकी मम्मी आपसे क्या कहती है, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो आप कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाते हो? पानी में चीनी को घोलकर। तो ये भी एक क्या है, चेंज। और इसी प्रकार दूध का दही जमना, कोल्ड ड्रिंक, इसी प्रकार दूध का सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध का दही जमना भी एक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना, मिल्क बिकम सावर, दूध का खट्टा होना ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज, खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। Make a list of 10 changes you have noticed around you. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are two kinds, physical and chemical. तो ऐसे ही परिवर्तनों की आप सूची बनाइए। ऐसे 10 परिवर्तनों की आपको सूची बनानी है जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास हो रही है। तो चेंज, ब्रॉडली दीज चेंज आर टू काइंड्स। तो जो परिवर्तन होते हैं वो सामान्यतः या व्यापक रूप से दो प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली मीन्स व्यापक। तो व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मतलब भौतिक और केमिकल मतलब रासायनिक। तो ये है एक्टिविटी 6.1। कट अ पीस ऑफ अ पेपर इन 4 स्क्वायर, कट ईच square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original paper, but it is there a change in the property of a paper. तो यहाँ पे देखो, आपको एक्टिविटी फर्स्ट है जो हमारी 6.1, उसमें क्या करना है? एक कागज का टुकड़ा लेना है। ठीक, आपने एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको 4 भागों में आपने डिवाइड करना है। तो देखो, एक ये करा, एक ये करा, एक ये करा, एक ये करा, तो ये 4 हो गए। 1 2 3 4। अब इस 4 पीस में से एक पीस को दोबारा से आपने इसके 4 टुकड़े करने हैं। तो देखो 1 2 3 4, इस पीस के हमने दोबारा से क्या करे? 4 टुकड़े करे। अब क्या आप बता सकते हैं कि इन टुकड़ों से को आप जोड़कर दोबारा से वही पेपर बना सकते हैं? दोबारा से हम वो पेपर तो बना नहीं सकते हैं। लेकिन क्या कागज के
जो प्रॉपर्टीज थी, गुण थे, कागज के गुणों में कोई परिवर्तन हुआ? तो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं हम, एक्टिविटी 6.2। तो इसमें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी हमारी 6.2। Collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Do you recover chalk from the dust? अपनी कक्षा में चॉक बोर्ड के आसपास जितना भी फर्श पे चॉक पाउडर गिरे, उस पाउडर को कलेक्ट करें, ठीक है। फिर एक चॉक को लेके दोबारा से उसे पाउडर में मिक्स करें, दोबारा से उसे पाउडर बनाएं एक चॉक को, ठीक है। अब इस पाउडर में आप थोड़ा सा पानी मिला दें और पानी मिला के इसका पेस्ट बना लो। फिर इस पेस्ट को आप इससे दोबारा इस पेस्ट से एक शेप दो, ठीक है। पेस्ट को आपने शेप देना है, कुछ भी बना सकते हैं आप। अब इसे कुछ देर के लिए सूखने दो। क्या ये जो सूखा हुआ पेस्ट था आपको दोबारा से चॉक दे रहा है? नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 6.3। टेक सम आइस इन अ ग्लास ऑफ प्लास्टिक और अ टम्बलर। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। बर्फ के थोड़े से भाग को पिघलने तक एक बर्तन को धूप में रखें। You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in freezing mixture. Does the water become solid ice once again? अब आपके पास बर्फ और पानी का मिश्रण है, तो वापस से इसे कटोरी में रखकर फ्रिज में रख दें। तो क्या पानी जो हमारा पानी है, ठीक है, हमने पानी को पिघलाकर, बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया, अब उस पानी को वापस से आप फ्रिज में रख दो, तो क्या वह दोबारा से बर्फ बन रहा है? नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 6.4। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। एक बर्तन में आपने थोड़ा सा पानी लेकर उसे उबालना है, तो फिर आपने देखना है कि जो पानी है वो सतह से बर्तन की सतह से भाप बढ़ के उड़ जा रहा है। होल्ड अ इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस। पैन को एक दूसरे बर्तन को थोड़ी सी दूरी पर, जहाँ पर वो भाप उड़ रहा है वहाँ पर होल्ड करो और वहाँ पे आप वाटर को कलेक्ट करो, ठीक है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दिया। क्या आपको उस पैन में पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं? तो नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.5। अभी इन सब जितनी भी हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं इन सब के बारे में हम आगे को जानेंगे कि किसमें क्या होता है। Hold a used hacksaw blade with a pair of tongues. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for few minutes. लोहे की आरी को, जो लोहे की आरी होती है उसकी ब्लेड होती है हैक्सॉ ब्लेड। लोहे की आरी की जो ब्लेड को चिमटे से पकड़ो, ठीक है, और उसको कहाँ पे रखो? गैस स्टोव पे, गैस की फ्लेम पे रख दो, ठीक है। तो कुछ मिनट बाद देखो कि उसमें क्या होता है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। क्या उस ब्लेड का कलर चेंज हो जाता है? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब ब्लेड को ज्वाला से हटाओ और कुछ बाद उसे देखो कि क्या होता है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। क्या वो वापस से अपने कलर में आ जाता है? यू सॉ द पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन साइज। इन एक्टिविटी 6.1 और 6.2 हमने जब एक्टिविटी 6.1 और 6.2 करी तो उसमें देखा कागज तथा चॉक के साइज में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। 6.1 और 6.2 में क्या होता है? कागज के शेप में परिवर्तन होता है। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 और एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में क्या होता है? वाटर चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और हमारे 6.3 और 6.4 एक्टिविटी में क्या होता है? जो पानी होता है सॉलिड टू लिक्विड
ठोस से द्रव्य, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, ठोस से द्रव में चेंज हो जाता है, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और गैस से किस में, लिक्विड में, गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इन एक्टिविटी 6.5 और 6.5 में क्या होता है, द हेक्सा ब्लेड चेंज कलर्ड ऑन हीटिंग, जो हमारी आरी की ब्लेड है वो गर्म करने पे क्या करती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमने ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज में देखा। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called as physical property. किसी पदार्थ की शेप, साइज और कलर, ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्या कहलाते हैं, भौतिक गुणधर्म। A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, वह चेंज जिसमें किसी के फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होता है, हम उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है। और जो हमारी फिजिकल चेंज होती है वो रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, मतलब हम इसे रिवर्सल कर सकते हैं। इसमें हमारा परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस चेंज। तो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक 6.2 केमिकल चेंज। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. लोहे में जंग लगने एक ऐसी परिवर्तन है जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। If you leave a piece of iron in the open for some time, अगर हम लोहे के टुकड़े को खुली हवा में या ओपन सरफेस में रख दें कुछ टाइम के लिए, it acquires a film of brownish substance. तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की एक परत जम जाती है। This substance is called rust. तो इस परत को हम क्या कहते हैं, रस्ट, जंग। And the process is called rusting. और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग, जंग लगना। Iron gates of parks or farmland, iron benches kept in lawn and gardens. Almost every article of iron kept in the open get rusted. पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क में रखी लोहे की बेंच और लगभग कोई भी वस्तु जो खुली हवा में रखते हैं उसमें क्या लग जाता है, हमारा जंग। At home, you must have seen shovels and spades getting rust when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rust it left in that state for some time. Rust is not iron, it is different from iron on which it gets deposited. घर में आपने रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ठीक है, अगर उसको आप कुछ टाइम तक खुला वायु की हवा में रहने दें तो उसमें भी जंग लग जाती है। जो हमारी रसोई में किचन में जो हमारा तवा होता है लोहे का, उसमें भी आपने कभी कभी देखा होगा क्या हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन, जो जंग होता है वो हमारा लोहा नहीं होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, वह लोहे से अलग होता है। विच इट गेट्स डिपोजिटेड, जिस पर यह लगती है। तो अब हम ऐसे ही और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिविटी 6.6 है, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आप एक पतली सी स्ट्रिप लीजिए मैग्नीशियम रिबन की, क्लीन इट्स टिप विद द सैंड पेपर, और उसकी स्ट्रिप को आप सैंड पेपर से साफ कर दीजिए। ठीक है, इसके सिरे को या रेगमाल से साफ कर दीजिए। सैंड पेपर मतलब होता है रेगमाल। ब्रिंग द टिप नियर एंड कैंडल फ्लेम,
और इस स्ट्रिप को, ठीक है, टिप किसी चिमटे की सहायता से पकड़ के आप इसे ज्वाला पे ले जाइए. It burns with a brilliant white light. When it is completely burns, it leaves behind a powdery ash. तो इससे आप मोमबत्ती के लौ के पास ले जाइए और जलाइए, तो देखना है जलते हुए वाइट रोशनी देती है और पूरी तरह जलने के बाद यह इसमें सिर्फ पाउडर रह जाता है. जब ये जलती है तो वाइट फ्लेम होती है, वाइट लाइट आती है और ये जलने के बाद सिर्फ क्या रह जाते हैं इसमें, पाउडर. डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? तो वो जो पाउडर है वो मैग्नीशियम की स्ट्रिप के जैसा दिख रहा है. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. तो इस चेंज को, इस परिवर्तन को, क्योंकि एक केमिकल परिवर्तन था तो इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू दिखाया गया. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ये वायु में जल रही है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. Collect the ash and mix it with a small amount of water. Stir the mixture well. Tax the mixture with blue and red litmus paper. Does the mixture turn red litmus blue? Does the mixture turns blue litmus red? On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, acidic or basic? तो अब जो हमारा मैग्नीशियम रिबन जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है उसको आप एकत्र कर लो, उस ऐश को, ठीक है, उसमें कुछ मात्रा में पानी मिला दो और उसे अच्छी तरह से हिला दो, ठीक है. अब जो हमारा मिक्सचर बना है, ठीक, वो मिक्सचर हमारा एसिडिक है या बेस है, ये हम कैसे जानेंगे, उस मिक्सचर पे जब हम रेड या ब्लू लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे. तो क्या वो मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू कर रही है या फिर ब्लू को रेड कर रही है, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. On dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of the following equation. As you have already learned, chapter 5th, magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by मेकिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर. तो जैसा कि हमने चैप्टर 5th में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, हमारा बेस, क्षारक. पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो नया पदार्थ है, वो मैग्नीशियम के जलने पर बना है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलने पे. तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्टिविटी 6.7. डिजॉल्व्ड अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रल और नीला तोता in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or used saving blade into the remaining solution. Wait for half an hour, so observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. कांच के एक ग्लास या फिर कटोरे अथवा कोई चौड़ा मुंह वाला बोतल लेके उसमें आप आधा कप पानी और उसमें आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट या फिर हम उसे कहते हैं नीला थोथा. ठीक है, आपको एक कोई कांच का बर्तन लेना है, उसमें आपको डालना है कॉपर सल्फेट और पानी लेके उसे घोल दीजिए. फिर इस विलियन में जो हमारा सॉल्यूशन बना,
इस विलियन में हम क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डिल्यूट मतलब तनु, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हमें कुछ बूंदें डालनी है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल। फिर इस सॉल्यूशन को आप किसी परख नली या फिर कांच की छोटी सी बोतल में इसका क्या कर लें, नमूना बचा लीजिए। और जो बाकी का विलियन है उसमें आप एक कील या फिर ब्लेड का टुकड़ा डाल सकते हैं और लगभग आधा घंटा वेट करें। तो देखो यहाँ पे जो हमारा देखो बीकर है, यहाँ पे बीकर में दिया, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के। पर जब हमने उसमें ब्लेड डाली या फिर कोई भी लोहे का पदार्थ डाला तो वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट। चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। इसके कलर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो विलियन था, जो हमारा कॉपर सल्फेट था, जो हमारा कॉपर सल्फेट था उसने Fe के साथ रिएक्शन करा। Fe ने कॉपर सल्फेट में से सल्फेट के साथ रिएक्शन करा और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो जिससे हमारा ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आपको इस मिश्रण के या इस विलियन के कलर में कोई चेंज दिखाई दे रहा है। यस। टेक आउट द नेल और द ब्लेड। अब उससे आप वापस से ब्लेड निकाल दीजिए। जो हमारा सॉल्यूशन है ग्रीनिश हो गया है, उससे आप ब्लेड निकाल दीजिए। हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे। क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है ब्लेड निकालने के बाद। द चेंजेस दैट यू नोटिस्ड आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो परिवर्तन आपको दिखाई दिया इसका कारण क्या था, कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ रिएक्शन। द चेंज ऑफ color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper. Another new substance, we can write the reaction. Copper sulfate plus iron, iron sulfate solution plus copper. तो यही हम क्यों हुआ ये सब, अभी हमने पढ़ा कि किसने विस्थापित करा, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो ये क्या देता है हमें, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट अ स्पूनफुल ऑफ अ वेनिगर इन अ टेस्ट ट्यूब। किसी परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका डालिए। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। चुटकी भर उसमें क्या डालिए, सोडा। यू वुड हेयर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। तो आपको एक बुदबुदाहट सी ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले निकलते हुए बाहर आएंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और इस गैस को ताजा बने चूने के पानी से, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, चूने के पानी से गुजरने दें। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज फॉलोज। और जो हमारे टेस्ट ट्यूब में चेंज होगा वो कैसा होगा, देखो वेनिगर प्लस बेकिंग सोडा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। ये इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है। तो हम यहाँ पे देखो डायग्राम में देख सकते हैं, वेनिगर प्लस बेकिंग सोडा, यहाँ पर से एक पाइप लगाया है जिसके थ्रू जो हमारा बुदबुदाहट की जो गैस आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में जा रही है, लाइम वाटर में। तो ये यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जो ये रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में डाल रहे हैं, लाइम वाटर में। तो ये हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर।
और जब हम वेनिगर में बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं, जब हम वेनिगर में बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसके साथ कर रहे हो, लाइम वाटर के साथ कर रहे हो, तो ये हमें दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed. जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो वो हमें क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर चूने के पानी को क्या बना देता है, मिल्की। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. You will use to in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. तो चूने का पानी कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का ये हम क्या है, मानक परीक्षण है। अब इसका उपयोग हम चैप्टर नंबर 10th में आगे को पढ़ेंगे। वहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो हम सांस ले रहे हैं उसमें जो वायु हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, अधिक मात्रा होती है। In activity 6.6 and 6.8, you saw that in each change one or more new substance were formed. हमने एक्टिविटी 6.6 और 6.8 में देखा था कि जब भी हम परिवर्तन कर रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज न्यू सब्सटेंस। जब हमने 6.6 एक्टिविटी करी थी उसमें जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उससे हमें नया सब्सटेंस क्या मिला था, ऐश, राख। एक्टिविटी 6.7 में जब हमने कॉपर सल्फेट के आयरन के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराया था हमने आयरन के साथ और मिला क्या, कॉपर। तो ये भी नया सब्सटेंस था। 6.8 में अभी हमने क्या करा, वेनिगर और बेकिंग सोडा का, तो यहाँ से हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड में हमने चूना मिलाया, लाइम वाटर, चूने का पानी मिलाया, तो फिर हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह हमें जब भी हम दो रिएक्शन कर रहे हैं, दो सब्सटेंस को एक साथ मिला रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, थर्ड नया सब्सटेंस मिल रहा है। A change in which one or more new substances are formed is called chemical change. A chemical change is also called chemical reaction. तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। A chemical change is also called chemical reaction. रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया, chemical reaction कहते हैं। Chemical changes are very important in our life. All new substances are formed as a result of chemical change. For example, digestion of food in our body, ripening of fruits, fermentation of grapes, etc. happen due to series of chemical change. A medicine is the end product of the chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastic and detergent are produced by chemical reaction. Indeed, every new material is discovered by studying chemical change. तो रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल, जो भोजन का डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होता है, ये भी एक तरह का कैसा चेंज है, रासायनिक, केमिकल चेंज। फलों का पकना और अंगूरों में किण्वन, अंगूर में, ग्रेप्स में फर्मेंटेशन, किण्वन, फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, केमिकल चेंज के अंदर। तो इसी तरह आप कह सकते हो प्लास्टिक और डिटर्जेंट, ये भी केमिकल चेंज के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज की स्टडी करने पर ही होती है। We have seen that one or more new substances are produced in chemical change in addition to new products. तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी हमें घटनाएं दी हैं इसमें, जिसमें केमिकल चेंज है। पहला है हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। ऊष्मा
प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार का रेडिएशन विकिरण का बाहर निकलकर अवशोषित होना। साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, ध्वनि का उत्पन्न होना। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल में बी बिगन ऑफ। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, अ गैस में बी फॉर्म्ड। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। चलो आगे कुछ और एग्जाम्पल पे और देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम रिबन का जलना तो क्या था हमारा, रासायनिक परिवर्तन। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोयला, लकड़ी और पत्तियों का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इनफैक्ट वास्तव में बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। किसी भी पदार्थ का जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जलने के साथ सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। पटाखों, जो हमारे पटाखे होते हैं या अन्य विस्फोटक वाले चीजें होती है, वो भी एक क्या आते हैं हमारे, रासायनिक परिवर्तन। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस दैट पॉल्यूट द एटमोस्फियर। तो आप जानते हैं कि इस टाइप के जो भी केमिकल्स होते हैं जो जलते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, ऊष्मा भी देते हैं, लाइट रोशनी भी देते हैं, साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, और अनवांछित अनप्लीजेंट गैस मतलब अनयूजफुल गैस भी क्या करते हैं, निकालते हैं, और हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज टू नॉट प्ले विथ फायरवर्क्स। तो इसी का यही कारण है कि हमें ये पटाखे जैसी सामग्रियों या पटाखे जैसे पदार्थों को खेलने के लिए मना किया जाता है। When food get spoiled, it produced a foul smell. जब भोजन बासी हो जाता है तो उससे एक अजीब सी स्मेल आती है, गंदी सी। Shall we call this change a chemical change? तो क्या हम इसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color of it is not consumed immediately. If you have not seen this change in a color, cut a fresh slice of apple and keep it away some time. Repeat the same activity with slice of potato or brinjal. The change of color in these cases is due to formation of new substance. Are not these change chemical change? तो आपने देखा होगा, अगर हम सेब को काट के उसी वक्त ना खाएं, सेब का टुकड़ा, तो आप उस टुकड़े को ऐसे ही रख दो तो देखना उस कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, भूरा भूरा सा होने लगता है। तो अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो आप अभी कोई सेब काटिए और उसे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आपको दिखेगा कि उसमें भी भूरा भूरा वो हो रहा है। तो यही एक्टिविटी आपको आलू बैगन के साथ भी करनी है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें हमारा कोई नया परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, मतलब नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस इतना हो रहा है जो पुराना सब्सटेंस है उसी के ही कलर में चेंज हो रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ बेस। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? हमने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था, उदासीनीकरण के बारे में पढ़ा था कि अगर हम एसिड और बेस को साथ में मिलाएं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो क्या उदासीनीकरण एक केमिकल चेंज है? नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। So let us get back to rusting. This is one change that affects iron articles and slowly destroy them, since iron is used in making bridge, ships, car, truck bodies and many other articles. The monetary loss due to rusting is huge. हम जंग की घटना में दोबारा से विचार करते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि जो लोहे की वस्तुएं हैं उनमें जब धीरे धीरे जंग लगता है तो वो उन्हें नष्ट कर देता है। लोहे का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पुल में, जहाज में, कार, ट्रक, इन सभी के ढांचे बनाने में करते हैं, ठीक है। तो जंग लगने से हानि पहुंच सकती है, तो उनको भी तो हानि पहुंचेगी,
पुल भी टूट सकता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्टिंग की यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो क्या बन रहा है, रस्ट। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। लोहे में जंग लगने के लिए पानी और हवा दोनों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. So how do we prevent rusting? Prevent iron particles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc or iron. This process, depositing of layer of zinc and iron, is called galvanization. The iron pipes are used in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको लोहे में जंग लगने से बचाना है तो आप उनमें पेंट कर सकते हैं या फिर ग्रीज की परत चढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में लोहे की सीढ़ियाँ, तो उनमें क्या करते हैं लोग, पेंट लगाते रहते हैं टाइम से टाइम तक, मतलब टाइम टू टाइम उनमें पेंट लगाते रहते हैं जिससे उसमें जंग ना लगे। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोहे में लोहे के ऊपर हम क्रोमियम और जिंक, ठीक है, क्रोमियम और जिंक जैसी धातु की पतली सी परत चढ़ाएंगे तो उससे भी हमारा लोहे में रस्टिंग नहीं होती है। तो लोहे के ऊपर क्रोमियम और जिंक की पतली लेयर चढ़ाना या फिर जिंक की पतली लेयर चढ़ाना आयरन के ऊपर हमारा कहलाता है गैल्वनाइजेशन। जो हमारे घरों में पाइप्स हम यूज़ करते हैं पानी लाने के लिए, जो लोहे की पाइप होती हैं उनमें क्या होता है, जिंक की पतली परत चढ़ी होती है, तो जिसके कारण वो रस्टिंग से उन्हें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो लोहे को रस्ट होने से ये बचाने के क्या थे, उपाय थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। In class 6th, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of seawater. The salt obtained in this manner is not pure, and the shape of its crystal cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substance can be formed from their solution. This process is called crystallization. It is an example of physical change. ठीक है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हम पानी कहाँ से हम नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं। हम नमक समुद्री पानी से प्राप्त करते हैं इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो जब हम नमक समुद्र से प्राप्त करते हैं, ठीक है, समुद्र के पानी से इवापोरेशन से, तो वो नमक क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है। उसके जो क्रिस्टल होते हैं, जो नमक का आकार होता है, वो स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो उन जो वहाँ से हमें नमक मिल रहा है उनके क्रिस्टल को, जो नमक का क्रिस्टल होते हैं, उसको शुद्ध करना, प्योर करने का ही जो हमारी प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। और ये एक भौतिक चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नमक को क्या कर रहे हैं, हम साफ कर रहे हैं, नमक का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनेगा, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, फिजिकल रिएक्शन, भौतिक अभिक्रिया के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वनाइजेशन, फिजिकल चेंज एंड रस्टिंग। तो इसमें आपने एक नई चीज़ देखी होगी, नई चीज़ सुनी होगी कि अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो उसमें पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं और जिंक या फिर क्रोमियम की पतली परत चढ़ाएंगे। तो हमारा अब इसके एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द चेंज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल।
हमें बताने हैं कि ये जो ABCDEF हैं ये केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे लिखना है। फोटोसिंथेसिस केमिकल, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल, बर्निंग ऑफ कोल केमिकल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक ऑयल एल्यूमिनियम फॉयल फिजिकल, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल। तो जहाँ पे आपका किसी सब्सटेंस के, किसी पदार्थ के शेप, साइज और कलर में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। और जहाँ पे आपका सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस किसी दो पदार्थ को मिक्स करने पर, किसी दो पदार्थों का जो मिश्रण है वो हमें नया सब्सटेंस दे रहा है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को अगर हम जलाएंगे, कोयले को कैसे जलाएंगे? ऑक्सीजन से, O2। तो जब वो जलेगा तो क्या देगा? कोयला जल के क्या हो जाता? राख। तो राख क्या है? नया सब्सटेंस है। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। तो इस तरह आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। कटिंग ऑफ अ लॉग वुड इनटू पीस इज अ केमिकल चेंज। फॉल्स। बी है फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। ट्रू। थर्ड है आपका आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजली। ट्रू। अगर हम लोहे के पाइप को जिंक की पतली परत चढ़ा दे तो वो जल्दी से उसमें जंग नहीं लगता है। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। फॉर्म। लोहा अलग होता है और जंग अलग, दोनों अलग अलग चीज़ें। कंडेंशन ऑफ अ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। स्टीम का कंडेंशन क्या एक केमिकल चेंज है? ट्रू, इट्स अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है fill up. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Two methods by which rusting of iron can be prevented are galvanization and painting. तो ये हम fill up कर रहे हैं। Change in which only physical properties of a substance change are called physical change. Change in which new substance are formed is called chemical change. Question number 4 है when a baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. Explain. जब आप बेकिंग सोडा में हम क्या कर रहे हैं? लेमन जूस मिक्स कर रहे हैं तो बबल आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से समझाया गया है। When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed. The bubbles are formed due to the evolution of carbon dioxide. Bubbles इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। दिस इज अ केमिकल चेंज। ये कैसी चेंज है? केमिकल। तो यहाँ पे देखो लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा केमिकल रिएक्शन हो रहा है इनके बीच। ये क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड other substance. Question number 5 है when a candle burns both physical and chemical change take place. Identify these change familiar process in which chemical change take place and तो जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं, ठीक है, when a candle burns तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल भी होता है। वो कैसे होता है? देखो मेल्टिंग ऑफ वैक्स या फिर आप कह सकते हो मेल्टिंग ऑफ कैंडल, जो मोमबत्ती को जला के हमें वैक्स मिल रहा है अगर हम उसे गलाएं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो वो कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल। और बर्निंग ऑफ वैक्स, अगर आप उस वैक्स को जलाओगे तो आपको नया चीज मिलेगा, तो वो क्या हो गया? केमिकल चेंज। इसी तरह फिजिकल चेंज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर, कैसा चेंज है? फिजिकल। और डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो गया? केमिकल। तो ये एग्जाम्पल थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज केमिकल चेंज? आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा दही जमना है वो क्या है? केमिकल चेंज है। देखो एक बार जब दही जम जाता है हम दही से दोबारा से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये किसके अंदर आएगा? हमारा केमिकल चेंज के अंदर। एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड कटिंग इनटू स्मॉल पीस आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट टाइप्स। When we burn जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो नए क्या सब्सटेंस बनते हैं? कोल इज फॉर्म्ड।
तो क्या बनता है नया सब्सटेंस? कोल। देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो ये क्या है? केमिकल चेंज। हाउएवर व्हेन वी कट वुड, और जब हम सिर्फ लकड़ी काटते हैं, ओनली द शेप एंड साइज ऑफ वुड आर चेंज्ड। तो तब सिर्फ क्या चेंज होता है? तब सिर्फ लकड़ी का आकार और आमाप चेंज होती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो वो क्या हो गया हमारा? फिजिकल चेंज। लकड़ी को जलाने में और लकड़ी को काटने में बहुत फ़र्क है। काटने में आप सिर्फ लकड़ी के 2 हिस्से कर रहे हो, और जलाने में आपका लकड़ी जल के आपको एक नया सब्सटेंस दे रही है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज एज फॉलोज। अ कप फुल ऑफ वाटर इज टेकन इन बीकर। आपको पानी से भरा हुआ एक पूरा कप लेना है, ठीक है, बीकर में डालिए और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड, और कुछ पाउडर डाल दीजिए तनु सल्फ्रिक एसिड की। द वाटर इज देन हीटेड, और उसे पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड विथ स्टीयरिंग, और उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर को मिलाइए और उसे हिलाइए। कॉपर सल्फेट पाउडर शुड बी एडेड until सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। और कॉपर सल्फेट को तब तक उसमें मिलाइए जब तक वो जो मिश्रण है, जो विलयन है हमारा, संतृप्त नहीं हो जाता है। इट इज़ देन फिल्टर्ड इनटू अ चाइना डिश एंड अलाउड टू कूल। तो उसे आप कोई चीनी मिट्टी के बर्तन पे रख दीजिए और उसे ठंडा होने दीजिए। द सॉल्यूशन सेट बी केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। स्लोली द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। तो फिर धीरे धीरे उसमें से क्या होंगे? कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होंगे वो सेपरेट होने लगेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को अगर हम पेंट करेंगे तो वो हमें रस्टिंग से कैसे बचाती है? तो देखो, अगर हम आयरन को पेंट कर देंगे, ठीक है, तो आयरन पे नमी, ह्यूमिडिटी या फिर वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर पे तो पेंट की परत चढ़ गई है। तो जिससे कि हमारा आयरन रस्ट होने से प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10th में, एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोडक्ट बायोगैस। चेंज ए, द बायोगैस इज द बर्न्ट एज फ्यूल। चेंज बी। तो इसमें देखो, एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट। जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होती हैं वो पचा लेती हैं एनिमल वेस्ट को एंड प्रोड्यूस बायोगैस, और क्या बनाती है? बायोगैस। तो ये हमारा चेंज ए है, ठीक। द बायोगैस इज देन बर्न्ट एज फ्यूल, और फिर उस बायोगैस को क्या करते हैं? जलाते हैं, तो वो क्या देती है? फ्यूल। तो ये चेंज बी है। तो हमें बताना है पहला कि ए केमिकल चेंज है, दूसरा बी केमिकल चेंज है, या दोनों केमिकल चेंज नहीं है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंज। तो ये थी हमारी इसकी एक्सरसाइज जिसमें आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए।